नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम धुआंधार खबरों का बुलेटिन लेकर आ गए हैं। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, हर शहर का ताजा हाल नॉन स्टॉप पहुंचेगा आप तक। आज खबरों में बात होगी गुरुग्राम में कैसे आधी रात को ढेर कर दिए गए दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर। कौशाम्बी में गाजी मियां की मजार पर कैसे मचा बवाल। मुंबई में शैम्पू और डिटर्जेंट वाला दूध, तो अहमदाबाद के गोदामों में सीमेंट और केमिकल वाला 26 टन नकली जीरा। दिल्ली से गाजियाबाद तक मौत के कितने गड्ढे। गुजरात के वलसाड में ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न का लालच देकर कैसे उड़ाए 30 करोड़। पटना के खान सर को आज जेल या बेल, बताएंगे आपको। सबसे पहले बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां पॉश इलाके में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच ने विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के 4 अपराधियों को ढेर कर दिया है, जबकि एक अपराधी घायल है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। यह एनकाउंटर कल रात करीब देर रात ये एनकाउंटर हुआ है। गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में ये सब कुछ हुआ है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 5 बदमाश SGT यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे विशाल बेरी के घर फायरिंग करने पहुंचे थे। विदेश में बैठा नांदल विशाल बेरी से 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। जब विशाल बेरी ने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो उन्हें सुशांत लोक वाले घर पर बंधक बनाया गया। फायरिंग के लिए अपने शूटर भेज दिए। ये शूटर काले रंग की एक स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे और विशाल बेरी के घर पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने समय रहते इसकी भनक चूंकि उन्हें मिल चुकी थी, तो गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपराधियों को चैलेंज किया। नांदल गैंग के बदमाशों ने भागने या सरेंडर करने की जगह पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से करीब 60 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 5 शूटर्स को गोली लगी। इनमें से 4 की मौत हो गई। एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान गुरुग्राम पुलिस के 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। उनकी कंडीशन पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के DCP क्राइम और DCP ईस्ट श्री मौके पर पहुंच गए। FSL और दूसरी टीमें भी आज सुबह सैंपल लेने पहुंची। पुलिस को बदमाशों से 3 पिस्टल समेत 5 पिस्टल और बरामद हुई। आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट, गुरुग्राम में मचा कदर। अंदर प्रॉपर्टी डीलर, बाहर 5 शूटर, दे तनादन 60 राउंड फायर। गुरुग्राम का अरबपति बिल्डर कैसे पीछे पड़ा गैंगस्टर। सुशांत लोक में पुलिस से सामना, 4 शूटर्स का ऑन स्पॉट खात्मा। गुर्गे जो हैं मौके पर ढेर हुए हैं। फिलहाल अब उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो हमलावर कहां से लाए कार, किसने सप्लाई किए हथियार। निशान, यहाँ पर गोली के निशान, पूरी गाड़ी जो है उस पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। कभी था म्यूजिक प्रोड्यूसर, कैसे दीपक नांदल बना गैंगस्टर। गुरुग्राम का ये पॉश इलाका जहां एनकाउंटर की वजह से सनसनी फैल गई। नांदल गैंग के बदमाश किराए की स्कॉर्पियो लेकर पहुंचे। उनके निशाने पर थे SGT यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे। जब विशाल बेरी ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया तो बदमाश उसके घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंचे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने समय पर वहां पहुंचकर फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर को अंजाम दिया। दोनों तरफ से खूब तड़ातड़ गोलियां चली। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस मारे गए अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस फायरिंग में 4 बदमाश ढेर हो गए हैं। एक घायल हुआ है जिसका इस वक्त इलाज जारी है। एनकाउंटर के दौरान कुल 60 राउंड गोलियां चली है और दोनों तरफ से ये गोलियां चली है। बदमाशों से 3 विदेशी समेत 5 पिस्टल बरामद की गई है। रेंट पर काले रंग की स्कॉर्पियो कार उन्होंने हायर की थी, जिससे 5 बदमाश सवार होकर वहां पर पहुंचे थे।
विशाल बेरी जो कि एसजीटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर का बेटा है, उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी और जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसे बंधक बनाकर फिर वहां पर यह पूरी घटना खुलकर सामने आई। सटे गुरुग्राम के सुशांत लोक में बीती रात 9 बजे गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दरअसल विदेश में बैठा गैंगस्टर दीपक नांदल अपने 5 शूटर्स को सुशांत लोक में एक व्यापारी के घर पर गोलियां चलाने के लिए भेजता है। 5 शूटर इस काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठकर सुशांत लोक पहुंचते हैं और व्यापारी के घर पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुरुग्राम की पुलिस और क्राइम ब्रांच को इस बात की भनक लग चुकी है कि 5 शूटर जो हैं वो सुशांत लोक में हैं और उन्हें तुरंत जो है उसी दौरान स्पॉट पर घेर लिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम जो है उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन इसी बीच जो शूटर हैं वो क्राइम ब्रांच की टीम के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई और इसी एनकाउंटर के दौरान, लाइव एनकाउंटर के दौरान 5 जो शूटर थे उनमें से 4 शूटर मौके पर उनकी मौत हो जाती है और 5वां जो है घायल होता है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस एनकाउंटर के दौरान तकरीबन 60 गोलियां जो हैं वो दोनों तरफ से चली हैं, जिनमें से तकरीबन 35 से 40 गोलियां जो हैं वो शूटर्स की तरफ से चलाई गई। फिलहाल जो गुरुग्राम पुलिस है, जो क्राइम ब्रांच है, उसने मौके से उस स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ 5 यहाँ से जो है हथियार मिले हैं, जिनमें से 3 जो है विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल हैं। इसके अलावा जो जिंदा कारतूस हैं वो शूटर्स के पास से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के इस व्यापारी को लगातार दीपक नांदल की तरफ से रंगदारी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दी जा रही थी, मैसेज भेजे जा रहे थे, फोन किए जा रहे थे। लेकिन जब व्यापारी ने रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन देने से मना कर दिया तो उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए उसके घर पर दीपक नांदल ने विदेश में बैठकर 5 शूटर भेजे सुशांत लोक के इस पॉश इलाके में और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके घर पर गोलियां चलाई। अब नांदल गैंग जिस स्कॉर्पियो में वारदात को अंजाम देने पहुंचा था वो हरियाणा के रोहतक से रेंट पर ली गई थी। शूटर जिस काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए थे उसके फर्स्ट ओनर से इंडिया टीवी ने बात की। स्कॉर्पियो के फर्स्ट ओनर ने इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू को बताया कि उसने साल 2022 में एक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन 3 साल पहले गुरुग्राम के एक कार डीलर को गाड़ी बेच दी थी। अजय जी, हाँ जी बताइए। अजय जी, ये 5708 काले रंग की स्कॉर्पियो आपकी गाड़ी है? अरे मेरे भाई गुरुजी। जी हेलो। हाँ जी, बताएं सर। आप कौन सा बोल रहे हो? मैं कुमार सोनू बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी से। जिस गाड़ी में जो आपकी गाड़ी है ये शूटर्स ने इस्तेमाल की है गुरुग्राम में। अरे गुरुजी मेरी बात सुनो। जी। ये गाड़ी मैंने 3 साल पहले बेच दी। हाँ। और ये नंबर मेरा है और गाड़ी का जो आरसी है वो उसमें नाम अजय कुमार नहीं, नाम है गौरव कुमार होगा भाई साहब। अच्छा, किसको बेची है आपने? भाई साहब मैंने डीलर, मैंने कितने साल पहले? 3 साल पहले बेच दी थी भाई साहब मैंने गाड़ी। और ये खरीदी कब थी आपने? ये भाई मैंने इतना तो मुझे इसका होल्ड करो, मेरे पास ही चेक कर दो। रात को मेरे पास स्टीम आई थी, मैंने बता दिया तुमको, होल्ड करो। हाँ। मैंने और गाड़ी का नंबर ये भी नहीं था, गाड़ी का नंबर पहले ये 19/10/2022 में खरीदी थी भाई साहब मैंने। ओके, और कहाँ गुरुग्राम में बेची थी फिर आपने ये गाड़ी? नहीं, ये गुरुग्राम में एक डीलर है उसको बेची थी मैंने ये गाड़ी। ओके, और डीलर का नंबर मिल जाएगा? वो डीलर का नंबर मिल जाएगा, लेकिन क्या नाम है वो डीलर ने भी कई रोज तक एक डीलर को उधर वहाँ बेची थी उसने भी। कल रात को वो उसको बुलाया था सीआईए टीम ने उसको। ओके, हाँ, क्योंकि ये रोहतक का ही जो है इसमें एड्रेस है। मैं बताऊँ आपको भाई साहब, इसमें क्या है कि हमें तो आपको चीज बेचते हो तो आपको डीलर को देते हो, वो किसको दे रहा नहीं दे रहा उसको मतलब थोड़ी है। मतलब ये है कि ये कंफर्म करना चाह रहे कि इससे कोई बदमाश का एजेंट तो नहीं है। मेरे को पता है कि क्यों हमारा कोई लेना देना नहीं भाई साहब इस चीज में। अब दीपक नांदल के 4 गुर्गे मारे जा चुके हैं, 5वां अस्पताल में भर्ती है। खुद दीपक नांदल इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है। नांदल की लास्ट लोकेशन पुर्तगाल में मिली है। इस वारदात के बाद फिर दीपक नांदल सुर्खियों में आ गया है। उसके गुर्गों ने जिस तरीके इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है, उसके बाद दीपक नांदल के नाम की चर्चा होने लगी है। अब दीपक नांदल है कौन? ये जाना माना चेहरा है,
हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है दीपक नांदल, जो कि अब एक गैंगस्टर बन चुका है और विदेश में बैठकर अपने इस पूरे के पूरे गैंग को चलाता है। ये म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर के तौर पर एक्टिव रहा है, यानी कि म्यूजिक प्रोड्यूसर रहा है, रैपर रहा है और परफॉर्मर रहा है। राहुल फाजिलपुरिया और रैपर बादशाह के साथ भी दीपक नांदल ने काम किया है। 2023 में एनसीआर में फिरौती, रंगदारी वसूली के कई मामले आए और इसके बाद फिर ये विदेश भाग गया और विदेश में ही रहकर अपने गैंग को ये ऑपरेट कर रहा है। बाकायदा जो बिजनेसमैन हैं उनसे फिरौती मांगता है। 2025 में फायरिंग का मामला सामने आता है और जिसके बाद दीपक नांदल का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना फेस रहा है दीपक नांदल, लेकिन फिर इसका गैंगस्टर बैकग्राउंड भी सामने आने लगता है और पुलिस को इसकी तलाश तेज हो जाती है और ये विदेश भाग जाता है। विदेश में बैठकर अपना पूरा गैंग जो है उसे ऑपरेट करता है। 2025 में भी फायरिंग का मामला सामने आया था जिसमें दीपक नांदल का नाम सामने आया था और एक बार फिर से दीपक नांदल के गुर्गों ने ही गुरुग्राम में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। और हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। कुमार, अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस कहां तक पहुंची है? दीपक नांदल के बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पराची दीपक नांदल जो है वो विदेश भाग गया था और उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो हरियाणा पुलिस को भी और सेंट्रल एजेंसीज को भी पुर्तगाल की मिली थी। फिलहाल दीपक नांदल जो है विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है, जो रंगदारी का अपना धंधा है वो चलाता है। यहाँ पर उसके कई शूटर्स हैं, खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली और जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है वो यहाँ पर उसका दबदबा है और हरियाणा में जो है उसका अच्छा खासा जो है दबदबा भी है और उसके गैंग के शूटर्स भी जो हैं और उसके कहने पर वो कोई भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। आपको बता दें कि सुशांत लोक का इलाका बेहद पॉश इलाकों में से आता है, सबसे महंगे इलाकों में से हैं। यहाँ पर जितने भी घर हैं या जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो अरबपति है, करोड़पति नहीं है, अरबपति, उस वाली कैटेगरी के लोग हैं। और जो ये बिजनेसमैन हैं इनका भी घर काफ़ी बड़ा है और इनको लगातार थ्रेट दिया जा रहा था दीपक नांदल की तरफ से, फ़ोन करके, मैसेज करके, ऑडियो मैसेज भेजकर कि वो रंगदारी का जो पैसा है वो जल्द से जल्द दें, एक्सटॉर्शन का पैसा जल्द से जल्द दें, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस जो है इस मामले को लेकर लगातार टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दीपक नांदल के शूटर्स पर, उसके गैंग के दूसरे सदस्यों को मॉनिटर कर रही थी। पुलिस को ये जानकारी मिली कि तकरीबन 5 शूटर जो हैं वो काले रंग की स्कॉर्पियो में सुशांत लोक इलाके में आने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था, लेकिन इतने ही में ही जो 5 शूटर थे वो स्कॉर्पियो लेकर व्यापारी के घर पर फायरिंग कर रहे थे। व्यापारी का घर बिल्कुल टक्कर पर है, यानी टी पॉइंट बनता है जहां से लेफ्ट में भी रास्ता है, राइट में भी रास्ता है और सीधा सामने उनका घर है। और ऐसे में तीनों जगह से जो है ब्लॉक किया गया शूटर्स की गाड़ी को। उनको सरेंडर करने के लिए क्राइम ब्रांच ने कहा, लेकिन जब शूटर्स ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस टीम पर गोलियां चलाई तो ताबड़तोड़ उसके बाद पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा की तरफ से जो है गोली चलाई और तकरीबन 60 राउंड फायर हुए, जिसमें से 35 से 40 राउंड जो हैं वो बदमाशों की तरफ से चलाए गए। बाकी जो राउंड हैं वो हरियाणा की क्राइम ब्रांच की तरफ से, गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच की तरफ से चलाए गए। फिलहाल पुलिस ने जो है इनके कब्जे से 5 पिस्टल बरामद किए, जिसमें से 3 जो हैं विदेशी सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं और इनके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एक जो कुमार 4 ढेर हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है। अब दीपक नांदल के बारे में भी और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर दिल्ली के मधु विहार इलाके से, जहां अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। गुरुवार शाम 5 कारों से आए हुए बदमाशों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से एक महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बैंक्वेट हॉल पर कब्जा करने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। इससे पहले इन बदमाशों ने बैंक्वेट हॉल पर ताला लगा दिया था, लेकिन तब बातचीत के बाद मामला शांत हो गया था। देर शाम फिर से बदमाश अचानक पहुंचे और फायरिंग कर यहां से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ितों का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक बैंक्वेट हॉल पे गोलियां चली है, जिसके बाद एक महिला को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ चश्मदीद है जो कि उस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद थी। आपने क्या देखा और कौन लोग थे जिन लोगों ने गोलियां चलाई? वो उनका नाम सरफराज था। वो बहुत सारे लोग थे, कई गाड़ियाँ थी।
वो आए, उन्होंने बैंकट में ताला लगा के गए थे आधा घंटा पहले। फिर हमने उनको कहा कि ताला खोलो, तो वो आए गाड़ियाँ लेके और उन्होंने फिर हमसे गोली चलाई हमारे ऊपर। हम वहीं पे खड़े थे, तो हमारी नंद जो मौजूद थी हमारे पास में, हम 3 लोग खड़े थे, 4 लोग, तो उनके यहाँ पे टांग में गोली लग गई। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बजरंग दल का आरोप है कि मजार की आड़ में यहां धर्मांतरण और लव जिहाद होता था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने तोड़फोड़ के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 मौलानाओं को हिरासत में ले लिया है। कौशाम्बी के शहजादपुर में जिस समय ये बवाल हुआ, उस समय बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे। जब हिंदू संगठनों ने वहां हंगामा शुरू किया तो दूसरा पक्ष भी आक्रोशित हो गया। इस दौरान मजार के गेट को भी नुकसान पहुंचा है। बजरंग दल के लोग आए और मारपीट किए, मजार पूरे तोड़ फोड़ किए और हम सब लोगों को मारे हैं। आरोप लगा रहे कि हमारे लोगों को आया कि यहाँ भड़का रहे हैं। हम खाली दर्शन के लिए गए, तो हम वहाँ के निवासी भी नहीं हैं और हमको बेरहमी से मारे। हमारे पिताजी को मारे, हमको मारे और वहाँ के मजार को पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। वो दरवाजा उखाड़ दिए हैं और गाली गुत्ता कर रहे थे। वो पुलिस वारदात पर वहाँ पहुँची थी। पुलिस का ऊपर से फोन आ रहा था, लेकिन पुलिस बोली थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। हम लोग को वहाँ बेरहमी से मार रहे थे। पूरे विवाद की शुरुआत मजार पर इलाज को लेकर शुरू हुई। जब चंदन नाम का एक शख्स इलाज के लिए मजार पर मौलवी साहब के पास पहुंचा तो उससे पहले पैसे की डिमांड हुई। फिर उसे ये कहा गया, तुम अपना धर्म बदल लो, सभी कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। हमसे मौलवी साहब कि सब ठीक हो जाएगा, आपको पहले 5000 रुपये लगेगा और आप लोग ठीक हो जाएंगे और आप धर्म वो मुस्लिम धर्म से जुड़ जाइए। तो आप हिंदू धर्म से हैं? जी। तो आपको हिंदू धर्म से छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना रहे थे? जी। तो उस पर आप क्या, प्रशासन क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। धर्मांतरण और लव जिहाद का पता तब चला जब हिंदू संगठन वहां पहुंच गए तो बड़ी संख्या में मजार के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने लगे। प्रदर्शन के दौरान जब मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों ओर से झड़प शुरू हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं से कुछ दिन से सूचना मिली थी कि वहाँ धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ महिलाओं का शोषण भी होता है, पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिला के महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये सूचना मिली थी तो आज मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ गया, वहाँ देखा तो वहाँ लगभग 30 से 40 महिलाएं थी। तो वहाँ ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे तो वहाँ 4 अभियुक्त पकड़े गए। तो उनको प्रशासन लेके थाने आ गए। ऐसा तो कोई नहीं है क्योंकि हम 8-10 कार्यकर्ता थे, वहाँ सब निहत्थे थे, कोई तोड़फोड़ वाला कोई वही नहीं है। बाकी सब वहाँ के जो यानी जनता थी उनका आक्रोश है, वो अपना झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मतलब आप झूठा आरोप है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना कोखराज के ग्राम शहजादपुर में मजार के पास विवाद एवं तोड़फोड़ की सूचना पर हम लोग उप जिलाधिकारी सिरातुल महोदय के साथ मौके पर गए थे। वहाँ उपस्थित लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया है। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और अभिलेखों का अवलोकन कर गहराई से जांच की जा रही है और जो भी निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई है। रुचि, मामला तो बड़ा गंभीर है। मामला देखकर ये ऐसा लगता है कि जैसे धर्म परिवर्तन का पूरा काम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन पुलिस की अब तक की छानबीन में क्या बातें समझ में आ पाई है? पुलिस ये कह रही है कि सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कि क्योंकि ये जो मजार मीनाक्षी है ये गांव से कुछ थोड़ा सा दूर पे है, आम और महुआ के बाग के बीच में, तो ये थोड़ा सुनसान इलाका है जहां पर ये मजार है। तो पुलिस का कहना है कि कागज़ देखे जा रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं कि ज़मीन किसकी है, किसकी ज़मीन पर ये मज़ार बनी है। दूसरी बात, जो आरोप कि यहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा था या लव जिहाद हो रहा था, तो पुलिस कह रही पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि 300 साल पुरानी मज़ार है और यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होता था। तो पुलिस ने कल 4 लोगों को ज़रूर ले गई थी पूछताछ के लिए। उसमें मुस्लिम पक्ष और बजरंग दल दोनों के लोग थे। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस जानकारी के लिए।
और अब खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से है, जहां दहीसर में दूध में मिलावट का खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच और एफटीए ने कार्रवाई करते हुए 470 लीटर नकली दूध जब्त किया है। साथ ही मिलावटी दूध बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दहीसर के पूर्वी इलाके में नकली दूध का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहाँ धड़ल्ले से अमूल जैसे बड़े ब्रांड की कंपनियों के दूध के असली पैकेट से नकली दूध बनाया जा रहा था। पुलिस को 327 खाली दूध के पैकेट मिले हैं, जिसमें नकली दूध को सप्लाई करने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन जब्त किया है। ये गिरोह असली दूध में गंदा पानी मिलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। फिलहाल पुलिस दूसरे इलाकों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से आपको ये पूरा मामला बता दें। दरअसल ये पूरा मामला सेहत से खिलवाड़ का है, जहां पर दूध के अंदर मिलावट की जा रही थी। दूध के अंदर गंदा पानी मिलाकर फिर नकली पैकेट तैयार करके बेचने का काम चल रहा था। हमारे सहयोगी साकेत राय मुंबई से लाइव जुड़ गए इस खबर पर। साकेत, कल ही खबर थी कि आइसक्रीम के अंदर मिलावट थी, गंदगी थी। आज खबर आ रही है कि दूध के अंदर गंदा पानी मिलाकर सप्लाई किया जा रहा था। मामले का भंडाफोड़ कैसे हुआ? देखिए, एफडीए के ऑफिशियल्स को ये जानकारी मिली थी कि दहीसर और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गंदा पानी मिलाया जा रहा है। इसके अलावा यूरिया, जो नकली मिल्क प्रोडक्ट होता है, और जो एक्सपायर्ड मिल्क पाउडर होता है, इन सभी को मिलाकर कई जगहों पर नकली दूध बनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर एफडीए की टीम ने महाराष्ट्र के कई जिलों में, जिसमें छत्रपति संभाजी नगर शामिल है, मुंबई का दहीसर इलाका शामिल है, वहां पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए दहीसर इलाके से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिस वक्त वो नकली मिल्क प्रोडक्ट बना रहा था या दूध की थैलियों को पैक करता हुआ वो नजर आ रहा था। इसमें जो जाने माने मिल्क ब्रांड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा नामी हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर जनता करती है, रेगुलर यूज़ में है, उनके पैकेट्स को वो पैक करते हुए, सील करते हुए और उसके नकली प्रोडक्ट्स को बनाते हुए यूरिया और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को मिलाकर जिस वक्त वो ये मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसी वक्त एफडीए की टीम मौके पर पहुंचती है और उस आरोपी को गिरफ्तार करती है। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ये रेगुलर बेसिस पे चलता है। जैसे अगर आपको सुबह दूध सप्लाई करना है, सुबह अमूमन मुंबई में 5 से 6 बजे के आसपास से दूध सप्लाई होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में ये मैन्युफैक्चरर शाम को 6 से लेकर सुबह के समय तक ये नकली प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर डिलीवर करते हैं। तो ये तो हो गई दहीसर और मुंबई के इलाके की बात। अब बात करते हैं छत्रपति संभाजी नगर में जो कार्रवाई की है एफडीए ने। दरअसल ये ग्रामीण हिस्सा है। ग्रामीण हिस्सों में अमूमन या तो दूध में पानी मिलाया जाता है या तो उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिलाकर जो है वो बढ़ाया जाता है, केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि दूध की जो मात्रा है वो बढ़ जाए। तो छत्रपति संभाजी नगर में इसी प्रकार की घटना हुई है कि जो गंदा पानी है, जो कि लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, अगर वो उसे कंज्यूम करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और बहुत ज़्यादा हद तक खराब हो सकती है। यही कारण है कि एफडीए की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो उन्हें नजर आया कि जो दूध के टैंकर्स हैं उनमें ये पानी मिलाया जा रहा था और इसी तर्ज पर एफडीए ने कार्रवाई की है। दरअसल इस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर तो कानूनी कार्रवाई केवल सलाखों के पीछे डालने वाली नहीं, बल्कि मौत की सजा की होनी चाहिए, क्योंकि इन पैकेट्स में मौत ही बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया साकेत आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया है। नाना पटवारी से ड्रग्स के मामले में पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की। ड्रग्स सप्लाई के आरोप में अरेस्ट हुए 2 पेडलर्स ने नाना पटवारी का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई को पूछताछ के लिए कई घंटे तक अपने पास रखा। नाना पटवारी को हालांकि छोड़ दिया गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर नाना पटवारी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नाना पटवारी ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। वो हमारी विधानसभा के हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है। ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। जब यहाँ पे थाने पे लाए, जब मैंने पूछा गया लड़कों का नाम क्या आप जानते हैं क्या, मैंने कहा जानता हूँ। अच्छा, ये कौन थे दोनों जो आरोपी पकड़ाए थे? ये रोनी और ये दूसरा जो था गोलू। इसके यही गाड़ी धुलती है हमारी, संजय कौशल का वो है सर्विस सेंटर। संजय कौशल कहाँ पर भैया? ये नर्मदा चौराहे। और जो दूसरे उसके भटाई की दुकान है राव में।
नाना पटवारी की रिहाई के बाद एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नाना पटवारी अपने कुछ साथियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब पुलिस नाना पटवारी को लेकर पूछताछ के लिए पहुंची थी और नाना पटवारी उस वक्त ये कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई है नाना पटवारी। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को हिरासत में लिया और हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि 2 ड्रग पेडलर से जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने नाना पटवारी का नाम लिया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को छोड़ दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि फिलहाल के लिए पूछताछ भले ही खत्म हो गई, लेकिन फिर अगर जरूरत पड़ी तो नाना पटवारी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। नाना पटवारी को ड्रग्स केस में हिरासत में लिया गया था। अपने भाई को हिरासत में लिए जाने पर जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा है कि भाई को हिरासत में लेकर बीजेपी ने सियासी संदेश दिया है। दुर्भावना के तहत मेरे परिवार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बेशक इसे जीतू पटवारी कहें कि राजनीति से प्रेरित मामला है, लेकिन 2 ड्रग पेडलर का नाना पटवारी का नाम लेना और फिर उनसे पूछताछ होना, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं जीतू पटवारी के भाई की और उनकी खुद की? देखिए, निश्चित तौर पर कल जो ये हाई वोल्टेज और हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामा घटित हुआ उसके चलते राजनीति गर्मा गई है। दोनों ड्रग पेडलर्स ने साफ तौर पर बताया कि वो उनसे जब्त हुई जो 10.8 ग्राम जो ब्राउन शुगर है वो दरअसल सप्लाई करने जा रहे थे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी को। सबसे बड़ी बात खुलकर ये आ रही है, कुछ देर पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संयुक्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके भाई ने, उसमें नाना पटवारी ने ये स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति है उनकी मीडिया के सामने कि हाँ वो ड्रग्स लेते थे 3 से 4 साल पहले, लेकिन अब शराब तक नहीं छूते। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उसके सर्विस सेंटर में उनकी गाड़ी धुलती थी और वो जो 2 ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके चुनाव में काम भी करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी संलग्नता, उनसे पहचान जरूर बताई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो पूछताछ के आधार पर पकड़ा, ये कनेक्शंस भी तलाशे कि चूंकि वो जो उन्होंने खुद स्वीकारा है वो ड्रग का सेवन करते थे, भले ही अब उनके मुताबिक वो नहीं करते हो, और वो इनसे कहीं ना कहीं चुनाव के जरिए भी परिचित थे। ऐसे में उनका नाम लिया जाना पुलिस की नज़रों में संदेह व्याप्त करता था। इसी की वजह से उन्होंने पूछताछ में उन्हें लिया। क्लीन चिट छोड़ा जरूर है लेकिन नहीं दी, क्योंकि ये कहा है शहर से बाहर नहीं जा सकते। फोन कॉल और सीडीआर की जांच हो रही है। तो एक बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम कल से लेकर आज तक देखा गया है और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां कार्यकर्ता लगातार जुट रहे हैं। कहना उनका यह है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इंदौर पुलिस ये जो कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पर जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उन्होंने साफ कहा कि 10.8 जो ये ड्रग पकड़ाया
है, ये वो देने जा रहे थे उस शख्स को जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकारा कि वो ड्रग जरूर लेते थे, हालांकि अब छोड़ दिया है। तो ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो डॉट्स हैं, इन्हें पुलिस जोड़ रही है और कितनी सत्यता है ये जांच के बाद पता लगेगा, जिसके चलते उन्हें शहर छोड़ने की मनाही की गई है। और अभी फिलहाल अनुराग, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी है। इस मामले के आरोपियों से पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपी शेयर बाजार में भी पैसा लगाते थे। इन पैसों को पहले जानकार रिश्तेदारों के अकाउंट में कैश जमा करते थे, फिर उसी पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराकर शेयर बाजार में लगा देते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदार और दोस्तों के करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। तीनों आरोपी पूछताछ के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस को शक है कि कुछ लोकल सराफा जो कारोबारी हैं वो भी सोना गलाते थे, चोरी का सोना गलाते थे। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब राम मंदिर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा है कि चढ़ावे की काउंटिंग का सारा सिस्टम चेक कर लिया गया है। मंदिर परिसर की सारी व्यवस्थाओं को देखा परखा गया है। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया। अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा अभी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को वीवीआईपी पास बनाने की जो पावर थी वो उनसे वापस ले ली गई है। इन लोगों के उन मेल आईडीज को भी बंद कर दिया गया है जिसके जरिए वीवीआईपी पास बनाया जाता था। ट्रस्ट के काम के लिए खर्चे की परमिशन ट्रस्ट के नए वर्किंग जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन देंगे। बैंक से पैसे निकालने के लिए कृष्ण मोहन और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय के काउंटर साइन जरूरी होंगे। दोनों की ज्वाइंट परमिशन के बगैर ट्रस्ट का कोई भी काम नहीं होगा। चढ़ावे की काउंटिंग में लगा पूरा स्टाफ बदल दिया गया है। स्टेट बैंक अब इन कर्मचारियों को नियमित तौर पर रोटेट कर रहा है। इसके अलावा चढ़ावे की रकम जमा करने के लिए स्टेट बैंक के साथ साथ दूसरे बैंकों में भी खाते खोलने पर विचार हो रहा है। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, जिन एसओपीज का पालन पहले किया जाना था वो नहीं हुआ, हालांकि अब जाकर इन एसओपीज का पालन हो रहा है। ये जो बड़े बदलाव अब किए जा रहे हैं, इससे चोरी की इन वारदातों को अब रोका जाएगा। बिल्कुल प्राची, जो कोशिश है न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट की बल्कि जो एसओपीज पहले पालन नहीं किया जा रहा था, अब उन सारी एसओपीज को न सिर्फ पालन कराया जा रहा है बल्कि उन पे डबल चेक भी रखा जा रहा है। और जो ट्रस्ट के नए महासचिव बने हैं, अंतरिम महासचिव बनी हैं कृष्ण मोहन, उनके साथ मिलकर के न सिर्फ जो मंदिर परिसर के जो सीए हैं बल्कि जो बाकी सदस्य हैं वो भी इस पूरी जो व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को क्रॉस वेरीफाई न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि कुछ इस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है कि अब चोरी की, गबन की और चढ़ावा चोरी की जो बात सामने आई थी उसकी संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसीलिए कई सारे बैरियर्स बनाए गए हैं, कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर एक चेक पे महासचिव के साइन होते हैं तो उसी चेक पर सीए के साइन भी होना अब बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहां चढ़ावा की जो रकम पहुंचेगी उसको कुल मिलाकर के चेक किया जाएगा, जमा किया जाएगा और उस पर पूरी तरीके से चेक रखा जाएगा। तो बैंक ने भी जो रोटेशन पॉलिसी है अपने कर्मचारियों की, उस पॉलिसी को भी लागू करना शुरू कर दिया है। और ये माना जाना चाहिए कि जिस तरीके से ट्रस्ट ने प्रोएक्टिवली अब इन सारे इंतजामों को न सिर्फ लागू किया है बल्कि ग्राउंड पे जाकर के एक्टिव भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो चिंता है विशाल, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई हैं और कुछ अखबारों ने भी इसे छापा है, विशाल इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि एक चिंता ये जरूर है कि चढ़ावा काफी आ रहा है और वो छोटे नोट में आ रहा है, लेकिन उनकी गणना करने के लिए लोगों की कमी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो इस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, जो बैंक के लोग हैं, जो ट्रस्ट से संबंधित लोग हैं, जो फिलहाल अभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनका कहना है कि अब व्यवस्था को इस तरीके से फुल प्रूफ कर दिया गया है। भले ही सिक्कों में आए जो चढ़ावा आता है या 10 के नोट में आए, 20 के नोट में आए, 50 में आए, 100 में आए, 200 में आए, 500 में आए। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय जो चढ़ावा है वो छोटी डिनोमिनेशंस में ज़्यादा आ रहा है। तो ट्रस्ट ने बिल्कुल बैंक से बातचीत कर रखी है, उन लोगों की व्यवस्था कर रखी है जो दरअसल इसके लिए दक्ष माने जाते हैं, इसके लिए पारंगत माने जाते हैं। तो बैंक ने
भी अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ कर लिया है, सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया है, ट्रस्ट ने सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया है। भले ही सिक्कों के तौर पर चढ़ावा आए या फिर छोटे डिनोमिनेशंस के तौर पर आए, लेकिन जो संख्या है कर्मचारियों को उसके हिसाब से न सिर्फ बढ़ा लिया जा रहा है बल्कि रोटेशन में भी रखा जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी न सिर्फ चीज़ों को रोका जा सके पूरी तरीके से, बल्कि किसी भी डिनोमिनेशंस में चढ़ावा आता है तो उसको चेक करके बैंक को सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं फिलहाल लागू की गई हैं राम मंदिर परिसर में। बिल्कुल, अब अव्यवस्था ना हो इसके लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी ठीक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त त्राही त्राही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। नदी, नाले, दुकान, मकान सब कुछ पानी पानी हो रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश भयंकर तबाही लेकर आई है। बाढ़ और बारिश के चलते यूपी में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। देश के 13 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा उफान पर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पहले ही बारिश ने सिस्टम के पोल खोलकर रख दी। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश और केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। तो वहीं गुजरात के कई जिले पानी पानी हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी की तस्वीर आपके सामने, जहां बारिश जानलेवा साबित हो रही है। तो आपको अभी में बड़ी खबर दे दें जो कि यूपी के गाजियाबाद से आ रही है, जहां जलभराव में एक मासूम की जिंदगी चली गई। बारिश के पानी में डूबकर 3 साल की बच्ची पल्लवी की मौत हो गई। बच्ची जैसे ही घर से निकली तो फिसलकर नाली में गिर गई, जिससे बच्ची की डूबकर मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना सर्वोदय नगर की है, जहां पहली ही बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश के बाद गली में पानी भर गया था। बच्ची घर के बाहर निकली और नाली में गिर गई। बच्ची को घरवाले अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्ची की सांसें थम चुकी थी। बच्ची की मौत के बाद लोग भड़क गए, हाईवे जाम करने पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और परिवार वालों को आश्वासन दिया कि जो उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बच्ची जो लगभग 3 साल की थी, उसका डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिवारजनों में आक्रोश था, जिसके तहत वो जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसे पुलिस द्वारा और करवाया जाएगा और संबंधित विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। घर के बाहर पानी भरा था और अभी हम लोग स्थलीय निरीक्षण करके और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। गाजियाबाद से ही एक और दर्दनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंदिरापुरम में पार्क के पास जल भराव में करंट उतरने के कारण एक युवक की जान चली गई। 28 साल का सिक्योरिटी गार्ड बबलू एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात था। वो सड़क पार कर पार्क के पास से गुजर रहा था। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आया, उसे जोरदार करंट लगा और मौके पर ही वो गिर पड़ा। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो तस्वीर आपके सामने है। जितनी बारिश हुई, बारिश के बाद जल भराव की समस्या तो थी ही, लेकिन अगर उसमें करंट भी दौड़ने लगे तो लोगों की जान पर बनाने की स्थिति होती है। अब इसी तस्वीर को आप देखिए, ये जो नीली टी शर्ट में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसका नाम बबलू है और ये धीरे धीरे सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इसने कुछ कदम और आगे बढ़ाया, ये पानी के संपर्क में आया। पानी के अंदर ट्रांसफार्मर से करंट फैल रहा था और इसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। गाजियाबाद में पहली ही बारिश ने सरकारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। 3 साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गई, युवक की करंट लगने से मौत हो गई, तो वहीं सड़क धंसने से कार और स्कूटी गड्ढे में समा गई। गनीमत ये रही कि उसमें कोई सवार नहीं था। लापरवाही ऐसी कि जगह जगह बिजली के तार खुले पड़े हैं, जगह जगह खुले मेनहोल हादसों का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सड़क पर निकलिए तो अपने रिस्क पर, क्योंकि सिस्टम तो सो रहा है, सिस्टम तो पूरी तरीके से नकारा हो गया है। 2 लोगों की जान गाजियाबाद में जा चुकी है और देखिए, अगर इस गाड़ी में स्कूटी में कोई सवार होता तो इनकी भी जान पर बनाती। सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश के चलते मस्जिद की दीवार गिर गई। हादसे में 3 लोगों की जान जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते अचानक मस्जिद की दीवार भरभरा कर गिर गई। मलबे में 6 लोगों के दबने की खबर भी आई। 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के समयपुर बादली में एक 8 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई है। बारिश के बाद प्लॉट में पानी भर गया था, जिसमें बच्चा गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद इलाके में जलभराव हो गया था। बच्चा शौच के लिए बाहर गया हुआ था, इसी दौरान वो पानी में गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित किया। इस हादसे के बाद से बच्चे के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 8 साल का एक बच्चा था, साथ में एक और था उसका, मतलब चाचा का ही लड़का था। दोनों शौचालय करने के लिए गए थे, लेकिन टॉयलेट में ना जाके खुले में ट्रांसपोर्ट नगर में चले गए थे। और कल रात से ही बारिश हो रही है, हर जगह पानी भरा हुआ था। एक ऊंची जगह पर बैठ के ये शौचालय कर रहे थे और पता नहीं कैसे एक बच्चा उसमें से गिर गया। और गिरने के बाद दूसरा बच्चा डर के आके घर पे आ गया, उसने बताया नहीं। सुबह से बच्चे को ढूंढ रहे थे, 2-2.5 घंटे बाद बच्चा वहाँ पे मिला, उसको निकाल के लाया और बच्चे को कहीं ले जाते, इससे पहले बच्चा एक्सपायर हो गया।